हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज के इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है यूकैरियोटिक सेल। इससे पिछले क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में जाना था और यूकैरियोटिक सेल का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने उसमें दिया था। आज के इस क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बाकी सेल ऑर्गेनल्स किस तरह से काम करते हैं वो आज हम एंड तक में देख लेंगे। तो बच्चों, फटाफट से यहाँ पर सेशन के साथ में जुड़ जाइए। कुछ वीडियोस आपको YouTube पर ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप उनसे अनजान हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है। कोई भी क्लासेस आपकी वहां से मिस ना हो जो भी अपलोड हुई है हमारे YouTube पे, तो उससे यहाँ पर आप अपडेटेड रहने के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिए। बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के अंदर यूनिट फर्स्ट के बहुत सारे लेक्चर वीडियोस गए। यूनिट 2 का आज लेक्चर वीडियो ऑलरेडी फर्स्ट जा चुका है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आपने सबने देखा भी, बहुत सारे कमेंट्स भी मैं देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है आपके बहुत सारे कमेंट्स देखकर। इसी तरह बच्चों क्लासेस करते रहिए, रेगुलर रहिए। एग्जाम्स जो है वो आपका 2-3 महीने के अंदर ही अंदर होने हैं, तो अपडेटेड रहिए। साथ ही साथ नोटबुक बैच के साथ हमारे जरूर जुड़िए, जहां पर आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए फिलहाल के लिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। यूनिट 2 का ये लेक्चर नंबर कह सकते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे ये हो नहीं पाया, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर 2 है जो आप सभी के सामने जा रहा है यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आइए, तो यूकैरियोटिक सेल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने जाने थे। जैसे कि बताया था मैंने कि यू का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा सेल जो कि यहाँ पर ट्रू हो। क्या ट्रू है भाई इसके पास, क्या सही है इसके पास, क्या सच्चा है इसके पास, तो वो है कैरियो। कैरियो यानी कि क्या बताया था, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, अच्छे से बना न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस जिसके अगल बगल मेम्ब्रेन बाउंड्री हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, वो चीज यहाँ पर पाई जाए। इसमें हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में लास्ट क्लास में जाना था। क्योंकि भाई प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यानी जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर यहाँ पर ये चीजें कह सकते हैं कि नहीं पाई जाती है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, प्लास्टिन नहीं होता है, ईआर नहीं होता है, गोल्गी बॉडी नहीं होता है। वो सब हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल में भर भर के प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड रहता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया था कि कैसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल वो कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक दूसरा सेल ऑर्गेनल जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम क्या होता है, ये एक ऐसा, इसके अगल बगल यहाँ पर एक क्लियर जोन है सेंट्रियोल्स के अगल बगल। अब आप बोलेंगे मैम तो सेंट्रोसोम पढ़ा रही थी, ये सेंट्रियोल कहाँ से आ गया। तो बेटा जानते रहिएगा कि सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल से मिलकर तैयार होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के काफी करीब ही पाया जाता है। और स्पेशल पोर्शन जो होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसके मैट्रिक्स को, इसके फ्लूइड को काइनोप्लाज्म कहते हैं। और इसके पास ही दो स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रियोल्स के। सेंट्रियोल के दो जोड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ा जो है, एक दो जोड़े नहीं, एक जोड़ा जो है सेंट्रियोल का, वो कहलाता है सेंट्रोसोम। यहाँ पर आपके सामने ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि साइड से अगर आप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल दिखेगा। और इसका आप जैसे इस पेन को देखा जाए तो साइड से देख रहे हैं तो सिलेंड्रिकल दिख रहा है, लेकिन इसका अप या लोअर व्यू देखेंगे तो ये आपको सर्कुलर दिखेगा। तो वह वैसा ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। इसका अपर व्यू देखा जाए तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो इसमें पाया जाता है, उस पर बात करेंगे। हालांकि इसमें मैं आउटलाइन देती हूँ कि इसमें सेंट्रियोल्स कहाँ है। ये देखिए, ये एक सेंट्रियोल है एकदम जैसे स्टार शेप के जैसा, और ये पीछे एक और सेंट्रियोल है। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक जोड़े के सेंट्रियोल से ये स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये सेंट्रियोल्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को ही बोलते हैं सेंट्रोसोम। देखने में कैसा है, देखने में सिलेंड्रिकल है साइड व्यू से, और अपर व्यू से कैसा है, सर्कुलर है ना। इसकी जो मेम्ब्रेन स्पेस है इसको हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड है वो काइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी बनी किससे है। देखने में तो समझ में आ गई, इधर से सिलेंड्रिकल दिख रही है और साइड यहाँ से देखा जाए तो ये आपको स्टार शेप या कार्टवील जैसा दिख रहा है, जैसे लकड़ी का जो पहिया पहले के समय में होता था जिसमें बैलगाड़ी वगैरह का, उस तरह का दिख रहा है। अब बॉडी अंदर बनी किससे है, तो बॉडी बनी है इस लॉन्ग ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर इनकी पूरी पूरी बॉडी जो है ये तैयार होती है और ये न्यूक्लियस के आसपास ही पाए जाते हैं। तो आई होप इतनी चीजें अब समझ आ गई होगी कि ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि यहाँ पर सेंट्रियोल से मिलकर बने हैं। इनके मेम्ब्रेन बाउंड्री को हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट है और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं काइनोप्लाज्म। ठीक है, हर एक सेंट्रियोल जो है, अब सेंट्रोसोम किससे मिलकर बना है, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल की बात करें तो हर एक सेंट्रियोल में 9 यूनिट्स पाए जाते हैं, 9 फाइब्रिल यूनिट पाए जाते हैं और हर एक में 9 यूनिट्स जो है, ये 9 यूनिट्स में है क्या, हर एक 9 यूनिट्स में ढेर सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 3-3 के ट्रिपलेट में पाए जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 जोड़े ट्रिपलेट्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स के इधर पाए जाते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर। और वही जब एक साथ आते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जैसे ढेर सारे, आप यही मैं मार्कर ले लूं या ढेर सारे आप स्केच पेन हो गया या सिंपल जो आप पेन से लिखते हैं उसी को ढेर सारे ले लीजिए और ऐसे रखिए, तो जैसा बंडल बनता है ना, वो बंडल जैसा ये कुछ दिखता है आपका सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रियोल्स, देखो सेंट्रोमियर बोल रही हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, 3 टर्म्स हैं आपके सामने। एक है सेंट्रियोल, जिस जो जोड़े में है तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, जो ऊपर दिया हुआ है। तो ये क्या है, सेंट्रोसोम इज इक्वल टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल। इतना तो समझ में आ गया होगा। तीसरी एक और चीज होती है बच्चों, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये तीनों टर्म बड़े मिलते जुलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक है सेंट्रियोल, एक है सेंट्रोसोम और एक है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर एकदम अलग चीज है, ये दोनों मिले जुले टर्म है। सेंट्रोसोम में पेयर, एक जोड़े का सेंट्रियोल पाया जाता है। अब हम सेंट्रियोल की बॉडी देख रहे थे तो हमें पता चला कि इसमें ढेर सारी जो स्टिक्स जैसे दिख रहा है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और हर एक तरफ में देखा जाए तो 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ में अरेंज दिख रहे हैं, 3-3 एक साथ में 3-3 है। ठीक है ना। अब इस डायग्राम को अगर आप डिटेल में देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि एक साथ में यहाँ पर टोटल 3 डॉट्स हैं, एक साथ में यहाँ पर 3 डॉट है, फिर यहाँ पे 3 डॉट है और ऐसे लगभग कितने 3-3 के कितने पेयर हैं, टोटल 9 है। तो टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल जब एक तरह से ऐसे अरेंज हो जाते हैं 3-3 के साथ साथ में ग्रुप में, तो ये तैयार करता है एक सेंट्रोसोम। ठीक है, वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि यहाँ पर सेंट्रियोल में ढेर सारे यूनिट्स आते हैं और हर एक के पास यहाँ पर पूरे यूनिट के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक सर्कल में, एक गोले में अरेंज है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं इनका काम क्या है भैया, इनका काम होता है ना स्पिंडल बनाने का। अब ये स्पिंडल क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं भाई सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, इधर एक सेंट्रियोल होता है। अब सेंट्रियोल अकेला कभी नहीं रहता है, हमेशा जोड़े में रहता है, इसलिए मैंने 2 लाइन बनाई है, क्योंकि साइड से देखने में तो सिलिंड्रिकल दिखता है ना, तो 2 इधर बनाया है, 2 इधर बनाया है। अब इन दोनों से क्या तैयार होता है, इन दोनों से तैयार होता है ढेर सारी ऐसी लाइंस तैयार होती है। क्या तैयार होता है, ऐसे लाइंस तैयार होती है, ऐसे ये लाइंस बनती है। इन्हीं को बोला जाता है बेटा स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोला जाता है, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम पूरा है, एक यूनिट को लूंगी तो सेंट्रियोल है ना। जैसे मैं एक बोलूं क्या है तो सेंट्रियोल, और ये दोनों क्या है तो दोनों साथ में सेंट्रोसोम। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे इधर से भी फाइबर बनता है, इधर से भी फाइबर बनता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ये फाइबर क्यों बनते हैं, क्या जरूरत है इनकी। तो इनकी जरूरत पड़ती है क्रोमोसोम्स को अरेंज करने के लिए, है ना। सारे क्रोमोसोम्स जो है, जो इस तरह से अरेंज होते हैं, तो उनको एक थ्रेड चाहिए और वही थ्रेड है स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के लिए, क्रोमोसोम को एक जगह रखने के लिए इस फाइबर की जरूरत पड़ती है, जिसका डायरेक्ट रोल है सेल डिवीजन के समय, है ना। इनका सेल डिवीजन के समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो काम यहाँ पर ये कर रहे हैं।
क्लियर हो गई ये चीजें? तो इस तरह से ये पूरी जो प्रोसेस है ये चलती है। अब यहाँ पर देखो सेंट्रियोल्स जो है ये कई बार ऐसा होता है कि एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और स्पिंडल जो है ये फॉर्म होता है विदाउट देयर हेल्प। इसमें यहाँ पे स्पिंडल बिना इनकी हेल्प से ही सेंट्रियोल्स वहां पर तैयार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भले ही यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल है, लेकिन प्लांट सेल में ना होके एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में यही सेंट्रियोल एब्सेंट है। ये आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन आ सकता है, भाई मुझे बताइए यूकैरियोटिक का वो सेल ऑर्गेनल जो प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल में होता है। तो याद रखिएगा सेंट्रियोल। और अगर पूछता है प्लांट सेल में है एनिमल में नहीं है, तो इसमें से एक आता है आपका प्लास्टिड जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है ना। इस तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि क्या है सेंट्रियोल और क्या काम करता है? तो वही स्टेटमेंट यहाँ दिया था कि ये यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने में काम करते हैं, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रियोल प्लांट सेल में ना होकर एनिमल सेल में होते हैं। तो ये था आपका सेंट्रियोल्स के बारे में, ठीक है, सेंट्रोजोम के बारे में। अब नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनल, जो कि सेल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये है गोल्गी बॉडी। अब ये गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं? ये जो आज के समय पे आप वो करते हैं ना, स्विगी जोमेटो, जहां से आप फूड, अपना फेवरेट फूड जो है उसको कुछ ही मिनट्स के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो आपका काम क्या है यहाँ पे? आप बोलते हैं कि भाई मुझे ये खाना चाहिए, और आपके पास वो खाना आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से डिलीवर होके आपके घर तक आ जाता है। इसी सेम तरीके से काम करता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक सेल का जोमेटो है, यानी कि ये सेल को खाना पहुंचाता है। जो भी खाना उसको चाहिए उसको पैकेज करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करता है जिस भी सेल के ऑर्गेनल को उस फूड की जरूरत है। वही काम गोल्गी बॉडी का मेन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो गोल्गी बॉडी, ये जो आपको ब्लू कलर के ट्यूब दिख रहे हैं ना, ये सारे ट्यूब है, ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहते हैं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को? सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। और ये सिस्टर्नी जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और मिलकर खाना खाने को पैकेज करना, खाने को मॉडिफाई करना, खाने को ट्रांसपोर्ट करना इनका काम होता है, ठीक है। और ये ढेर सारे लैमिनेट, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और वैक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनका जो मेम्ब्रेन है वो ईआर से निकलकर ही बना होता है। प्लांट सेल में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसको डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, और यहाँ से वो रिक्वायर्ड मटेरियल्स निकलते हैं जिससे प्लांट का सेल वॉल बनकर तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये काम होता है गोल्गी बॉडी का। तो इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा गोल्गी बॉडी है, ठीक है ना। थोड़ा वाईफाई जैसा स्ट्रक्चर है, तो आपको एग्जाम में अगर गोल्गी बॉडी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है तो आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा गोल्गी बॉडी है। मैंने कहा भाई इसका फंक्शन जो है, ये देखो, ये जो ट्यूब्यूल्स है इसके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। आपको ना पिछले क्लास में मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें भी अंदर फोल्ड थे, उसको इसी तरह का लगभग कुछ नाम था बच्चों, उसका नाम क्रिस्टा था, CRISTA। इसका नाम है सिस्टर्नी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये एक एक को क्या बोलते हैं? इसको ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इसी के पैरेलल अरेंजमेंट को सिस्टर्नी कहते हैं। पहला काम हो गया फूड को मॉडिफाई करना, पैकेज करना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा देखो बच्चों, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो लाइसोसोम्स भी बनाता है, मतलब ये दूसरा एक सेल ऑर्गेनल को भी तैयार करता है। तो लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो इनकी मदद से तैयार होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लाइसोसोम फॉर्मेशन के अलावा ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स भी ये तैयार करते हैं, है ना। तो ये सारे काम गोल्गी बॉडी के एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है बेटा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स की बात करते हैं, तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो याद रखेंगे कि ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, और यहाँ पर कलर्ड भी हो सकते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, या तो कलरलेस भी हो सकते हैं लाइक ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो भाई प्लास्टिड जो है ना वो तीन तरीके का है। तीन तरीके का प्लास्टिड जो है वो पाया जाता है। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर देते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर छोड़कर बाकी कलर प्लांट को देते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट।
अब जैसे गूगल क्रोम आप जो आइकन है आपका, उसको कभी ध्यान से देखिएगा, वो बड़ा कलरफुल होता है। क्रोम या क्रोमा का मतलब कलर होता है, आपने एक टेक्निक भी पढ़ी होगी 12th में, क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री में, तो वो कलर को अलग करता है। तो क्रोम वर्ड जहां भी आ जाए वो कलर को दर्शाता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है प्लांट को, क्रोमोप्लास्ट बाकी सारे कलर देता है ग्रीन कलर छोड़ के, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कोई कलर ही नहीं देता है, वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरोप्लास्ट यानी जो ग्रीन कलर प्लास्टिड है उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो बाहर से डबल लेयर का होता है, डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है। मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड लगभग लगभग एक जैसा काम करते हैं। दोनों के पास डबल लेयर की मेम्ब्रेन होती है, दोनों के पास खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है, यानी दोनों ही ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस है। ठीक है, तो ये चीज कुछ चीजें इसमें याद रखिएगा। और दोनों के पास जो राइबोसोम है वो किस तरीके का पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम इनके पास पाया जाता है। ये कुछ सिमिलैरिटी है इनमें। अब इनके स्ट्रक्चर में अंदर देखें तो आपको ऐसा दिख रहा होगा, ढेर सारे कॉइन जैसा दिख रहा होगा कि ये एक के ऊपर एक अरेंज है। तो वो कुछ इसमें होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, क्योंकि इन्हीं के अंदर ढेर सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वो मिलकर लाइट एनर्जी को पकड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोसेस बनने की प्रोसेस को शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉइन है, इसमें यहाँ पर देखा जाए तो हर एक कॉइन जो है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। एक कॉइन को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। हालांकि एक कॉइन तो है नहीं, ये नीचे नीचे लेयर बाय लेयर ढेर सारे, जैसे एक के ऊपर एक आप सिक्का रख दे उस तरह का अरेंजमेंट दिखता है। तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं ग्राना। तो ये पूरा ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ग्राना पूरे ग्रुप को कहा जाता है। और इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की शुरुआत होती है। अंदर जो इनमें फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा बोलते हैं। और हर एक कॉइन को थाइलाकॉइड कहते हैं। ये देखो लिखा है ना, एक एक कॉइन को थाइलाकॉइड और पूरे ग्रुप को ग्राना कहते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, समझ आया बेटा, ऐसा कुछ दिखता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये चीज है। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोर करते हैं फूड को, जैसे कि स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, इसीलिए इनमें यहाँ पर देखा जाए तो ल्यूकोप्लास्ट भी ना बच्चों 3 तरीके के हैं। एक तो हमें पता चल गया कि प्लास्टिड्स हमारे कितने तरीके के हैं, 3 है। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, दूसरा हो गया बेटा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है, और तीसरा हो गया हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है, कोई कलर देने का काम नहीं है। हालांकि ये स्टोरेज जगह पे पाया जाएगा, जैसे सीड के अंदर हो गया, फ्रूट के अंदर हो गया, बाहर नहीं, बाहर जो लेयर होती है जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट देगा, ल्यूको नहीं। जहां कलर ही नहीं है वहां ल्यूको है, वैनी व्हाइट कलर मान लो। अब यहाँ से अगर मान लो ये स्टार्च स्टोर करते हैं, कोई ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टार्च वाले जगह पे पाया जाता है जहां स्टार्च है, तो उस ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उस टाइप के ल्यूकोप्लास्ट को, एमाइलोप्लास्ट। अगर वो स्टार्च की जगह प्रोटीन स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और अगर वो प्रोटीन स्टार्च की जगह फैट या ऑयल स्टोर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं यहाँ पे इलायोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पर प्लास्टिड्स हैं, और ल्यूकोप्लास्ट के भी फर्दर 3 टाइप है, इसको जरूर याद रखिएगा, समझ आया। तो ये चीज है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, बता चुकी हूँ, ये इसी थाइलाकॉइड के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही मैंने बताया भी कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए राइबोसोम है, खुद का प्रोटीन बना सकता है, आधा स्वतंत्र होकर काम कर सकता है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल या एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा। तो ये हो गया प्लास्टिड। नेक्स्ट है मेटाप्लाज्म। ये जो पार्टिकल्स हैं वैक्यूल जैसे होते हैं, ग्रैन्यूल जैसे होते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा कई बार यूकैरियोटिक सेल में भी होता है कि सीलिया होता है, फ्लैजिला होता है,
और बेसल बॉडी होता है। जैसा कि आपने प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ा था कि जैसे बैक्टीरियल सेल है तो उसके पास भी फ्लैजिला होता है जो उसको मूवमेंट करने में मदद करता है। उसी तरह यूकैरियोटिक सेल में भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर है, जैसे एल्गी आता है इसके अंदर, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और ऑर्गेनल, अमीबा है, पैरामीशियम है, लिशमानिया है, ये सब भी आता है। तो उन सभी के पास सीलिया, फ्लैजिला ये सब पाया जाता है कि नहीं? आपने देखा होगा पैरामीशियम का जो मेम्ब्रेन है उसमें ढेर सारे छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, तो वहां सीलिया है, बहुत सारे एल्गी है, बहुत सारे फंगस है जिनके पास यहाँ पर क्या होता है, फ्लैजिला भी होता है। तो वो भी चीजें हैं और बेसल बॉडी भी है। तो ये तरह कहीं ना कहीं पूरी बॉडी को मूवमेंट देने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीलिया जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे सरफेस पे पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जो दोनों चीजें हैं वो बेसल बॉडी से निकल कर बनती है और साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यहाँ पर भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकी पूरी बॉडी में बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं, दो हर एक यहाँ पे डबलेट या ट्रिपलेट की तरह, और दो ऐसे होते हैं जो कि सेंटर में पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे सेल्स में होते हैं और ये यहाँ पर किससे मिलकर बने, माइक्रोट्यूब्यूल से। जैसे अभी आपने सेंट्रोसोम पढ़ा ना, जो स्पिंडल फाइबर बनाए थे, उनकी बॉडी भी किसकी बनी थी, माइक्रोट्यूब्यूल की। और सीलिया फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स की भी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। तो इसको याद रखेंगे, जो कि ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बनता है। माइक्रोट्यूब्यूल वर्ड से ट्यूबुलिन बना हुआ है और 9+2 का अरेंजमेंट होता है, दोनों ही बेस पर पाए जाते हैं और लोकोमोटरी है, यानी कि मूवमेंट देने में सेल को मदद करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एटीपी ब्रेकडाउन दे आर बाय फॉर दे गेट द एनर्जी। एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है मूवमेंट के लिए, भाई मूवमेंट करना है तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलेगी, जब एटीपी टूटेगा। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चीजें आपको बताई थी। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल हो गए। ईआर, ईआर अभी शायद नहीं बताया है, ईआर अभी बता दूंगी। तो गोल्गी बॉडी हो गया, यहाँ पे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रीवियस लेक्चर में ही बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। और उसके अलावा हमने देख लिया सेंट्रोजोम्स के बारे में, सीलिया फ्लैजिला भी देख लिया। अब आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल तो हम इतनी बार जिक्र कर चुके हैं कि अब आपको पता चल गया है। माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे प्रोटीन ट्यूबुलिन से बने हुए स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ना सिर्फ ये अकेले खुद पाए जाते हैं बल्कि बहुत सारी और बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सीलिया फ्लैजिला में भी माइक्रोट्यूब्यूल है, जैसे आपने देखा सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल जो है उनकी बॉडी में भी माइक्रोट्यूब्यूल है। तो बहुत सारे काम ये करते हैं, मूवमेंट देने में मदद करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं और साथ ही साथ आपने देखा स्पिंडल फाइबर भी बनवाते हैं, है ना। ये सारे काम इनके रहते हैं। तो ये सेल का शेप देना और ये सारे काम इनके होते हैं। 13 अलग अलग टाइप के फिलामेंट से ये मिलकर बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल पानी ट्रांसपोर्ट करने में, आयंस के ट्रांसपोर्ट करने में, ये सारी चीजों में ये स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चा यहाँ पे हमारे पास बेसल ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन्स, ये सब भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो बेसल ग्रैन्यूल्स छोटी छोटी बॉडीज होती है जो कि यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला के बेस पर पाई जाती है और यहाँ पे भी ये फाइब्रिल से मिलकर बनती है जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स अगेन होते हैं। राइबोसोम्स की बात कर ले तो राइबोसोम्स जो है ना वो यहाँ पर ज्यादातर एटीएस टाइप के ही यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ये किस टाइप के होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। लिख दे रही हूँ यहाँ पे मैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में ये 70s टाइप के होते हैं और बाकी जितने यूकैरियोटिक सेल हैं उन सभी में एटीएस होते हैं। मतलब अगर हमारे सेल में भी देखा जाए तो एटीएस टाइप का राइबोसोम है, लेकिन सेल का जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें 70s टाइप का राइबोसोम होगा। बात समझ रहे हैं, ये कहना चाह रही हूँ। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते, कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एटीएस के साथ 70s भी है, लेकिन कहाँ है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में। तो ये याद रखिएगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियोलस जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सा और स्ट्रक्चर होता है विदाउट मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसी से ये राइबोसोम बनते हैं और ईआर की मेम्ब्रेन से कई बार जुड़े रहते हैं। तो ये मेनली यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से यहाँ मिलकर बनते हैं और ये प्रोटीन बनने में मदद करते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कई बार कि राइबोसोम जहां होगा वहां प्रोटीन्स बनेंगे, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है इनको, है ना। और बहुत सारी और भी बॉडीज है जो सेल के अंदर पाई जाती है, इसको इंक्लूजन्स बोलते हैं और ये स्टोर करते हैं बहुत सारे मटेरियल, जैसे इनमें स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, एल्यूरोन ग्रेन्स यानी प्रोटीन ग्रेन्स हो सकते हैं, पिगमेंट हो सकते हैं, ये सब इनके अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं। तो राइबोसोम्स ये है। तो यूकैरियोट्स की तुलना में अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स जो है
उसमें जो राइबोसोम है थोड़े बड़े होते हैं, इनमें भी 2 यूनिट्स होती है। जैसे अगर मैं कहूँ यूकैरियोट्स में 80s टाइप का राइबोसोम है, तो इनके अंदर जो 2 यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक कहलाता है 60s सब यूनिट और एक कहलाता है 40s सब यूनिट। एक बड़ा यूनिट होता है और एक छोटा यूनिट होता है, ठीक है ना। ये 2 यूनिट साथ में पाए जाते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब ये दोनों यूनिट साथ में रहते हैं तो आपको दूर से एक ऐसा डॉट जैसा दिखता है, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये 2 यूनिट से मिलकर एटीएस तैयार होता है। इसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैम 60 40 100 होता है, नहीं, ये इसका सम नहीं किया गया, इसको जोड़ा नहीं गया है। अब यहाँ पर आगे एस लगा होता है, एस मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है ना। ये हम क्यों लगाते हैं, जैसे मान लो 2 तरह का राइबोसोम है, एक 70s है, एक 80s है। हम जब उसको ऊपर से छोड़ेंगे तो वो एक फ्लूइड में किस तरह से नीचे की तरफ बैठ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, उसकी स्पीड से हम डिसाइड करते हैं कि वो राइबोसोम 70s होगा कि 80s। जो थोड़ा सा स्लो स्लो जाता है उसको हम 70s बोलते हैं और वो सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है। और 80s टाइप वाला जो राइबोसोम होता है वो हैवी होता है, भारी होता है, इसके वजह से उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, सेडिमेंट होने की, बैठ पाने की, सेटल हो जाने की। तो इसको हम 80s टाइप का राइबोसोम कहते हैं। हर यूकैरियोटिक सेल में यही होता है। हालांकि इसके भी 2 यूनिट है, जैसे प्रोकैरियोट के 50 और 30 होते हैं, इसके 60 और 40 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया प्रोटीन बनने में ये मदद करते हैं। लेकिन जब प्रोटीन बनना होता है तभी साथ आ जाते हैं। लेकिन मान लो अगर सेल के अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा है तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होके साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं। और लास्ट में जैसे मैंने बताया ईआर जान लो, तो ईआर जो है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरह से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर, जैसे अगर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो इसी मेम्ब्रेन पर ये ऐसा पाया जाता है। ईआर जो है इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ऊपर राइबोसोम होते हैं इसके सरफेस पे, जिसकी वजह से इसका सरफेस जो है वो रफ हो जाता है, तो ऐसा ईआर कहलाता है रफ ईआर। और दूसरा ईआर हो जाता है स्मूथ ईआर, इसको हम स्मूथ ईआर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके राइबोसोम इसके सरफेस पर नहीं होता है। रफ वाला ईआर हमेशा प्रोटीन बनाता है क्योंकि राइबोसोम वहां होता है, और स्मूथ वाला जो ईआर है ये मिलकर लिपिड्स और फैट्स बनाते हैं। तो खाना मैन्युफैक्चर करना, खाना बनाना बहुत हद तक ये काम जो है ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, ठीक है। और इसके साथ ये कुछ हद तक सेल का शेप भी डिसाइड करते हैं, एक एंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, सेल को स्ट्रक्चर देना, शेप देने का काम है, प्रोटीन लिपिड फैट बनाने का काम है। इस तरीके से ये ईआर काम करते हैं। तो बच्चों आई होप यूकैरियोटिक सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल और उनका काम ये आपको आज की इस क्लास में क्लियर हो गया होगा। बच्चों आज भी अभी भी आपके पास समय है, आप हमारे नॉर्मल बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, लेकिन बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे नॉर्मल बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है। इसके अंदर लाइव क्लासेस और महीने में एक बार लाइव डाउट क्लासेस, नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिविजन और 8 यूनिट के हर टॉपिक का डिटेल डिस्कशन, ये सब आपको हमारे इस नॉर्मल बैच के अंदर मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स को 3 महीने के अंदर की ड्यूरेशन है उसके अंदर खत्म हो जाएगा, और वैलिडिटी तब तक है जब तक आप इस कोर्स के साथ एनरोल हो सकते हैं, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। ऑल्दो इस बार हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही बार आप एनरोल होंगे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको अपनी स्पीड के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग के एग्जाम्स यहाँ नवंबर में होंगे, कुछ के दिसंबर, कुछ में जनवरी में। उसी के साथ बच्चों इस पूरे कोर्स का ऑफर प्राइस 1250 है, इस पे डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 20% ऑफ मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए बच्चों, ये जो भी आपको क्लासेस यहाँ यूट्यूब पे मिल रही है इसके फ्री पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही बच्चों, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा टॉपिक, जरूर कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।